नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम बैंक का एक टॉपिक करेंगे, टाइप ऑफ बैंकिंग। हमने टाइप ऑफ बैंक के बारे में समझा कि टाइप ऑफ बैंक कैसे कैसे होता है। प्राइवेट बैंक होते हैं, पब्लिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं और अपना आरआरबी हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं। लेकिन बैंकों के अंदर बैंक टाइप मतलब बैंक काम कैसे करता है, मतलब बैंकिंग के भी अलग अलग टाइप है। मतलब एक ही बैंक में रह के बैंक की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या बोला जाता है, अलग अलग टाइप ऑफ बैंकिंग। तो वो कैसे होती है वो देखते हैं एक बार थोड़ा सा। सपोज करते हैं, सपोज क्या मतलब बैंकों की टाइप्स ही बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले जैसे एक बैंक है हमारा, उसके अंदर एक है जी हमारी यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग यूनिट बैंकिंग का मतलब क्या हो गया, एक ही यूनिट है। जैसे बात करेंगे कि यूनिट बैंकिंग एक यूनिट, सपोज करते हैं कि बैंक से स्टार्ट करते हैं, कोई भी बैंक है जैसे कि एसबीआई है। अगर एसबीआई की बात करेंगे तो एसबीआई आपके शहर में भी है, हमारे शहर में भी है। शहर क्या, एक जगह जगह अलग अलग, आप शहर में जाओगे, सिटी में जाओगे तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एसबीआई मिलेगा। तो ये क्या बैंक हो गया, ये तो यूनिट बैंकिंग नहीं है। तो यूनिट बैंकिंग क्या हुई, यूनिट बैंकिंग का मतलब हो गया कि उसकी एक ही ब्रांच है। मान लीजिए अगर कोई बैंक है, उसका मान लो बैंक का नाम है डीबीसी बैंक है। तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी जाएंगे तो डीबीसी बैंक और कहीं नहीं मिलेगा। सपोज करते हैं हम ये बैंक की ब्रांच जो है वो सिरसा में है, तो वो सिरसा में ही डीबीसी बैंक है, उसकी एक यूनिट है, उसकी और कोई भी ब्रांच नहीं है, उसका कोई भी सिस्टर कंसर्न नहीं है। तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग का मतलब क्या हो गया कि एक ही बैंक है, उसकी अलग अलग ब्रांचेज नहीं है, उसके अलग अलग पार्ट्स नहीं है। आप अगर कभी भी उसमें अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, और अगर आप दूसरे शहर में उसकी फैसिलिटी लेना चाहते हो तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसका क्या मतलब होगा, यूनिट बैंकिंग, एक ही बैंकिंग। तो क्या हमारे इंडिया में यूनिट बैंकिंग चलेगी? हाँ, हमारे इंडिया में चल सकती है। कहाँ पर? जहाँ पर जो बैंक का जो काम है वो काफ़ी ही स्मॉल स्केल पर है। स्मॉल स्केल पर अगर काम है तो ही वो चल पाएगा। अगर मान लो ब्रांच का काम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो वो यूनिट बैंकिंग से तो चलेगा नहीं। क्योंकि बात करेंगे जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक पूरे हमारे इंडिया के अंदर प्राइवेट बैंक में नंबर 1 पे बैंक है। तो क्या एक ही बैंक से बात बन जाएगी, एक ही ब्रांच से? नहीं। तो यूनिट बैंकिंग का मतलब हो गया एक ही ब्रांच है, उसको कहीं भी अलग से डिवाइड नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपको अगर कोई भी फैसिलिटी लेनी है तो आप उसके लिए आएंगे। तो स्मॉल टाइप के जो टारगेट होते हैं, जो स्मॉल स्केल के जो बिजनेस हैं, उनके पर्पज से यूनिट बैंकिंग की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद और एक बैंक में आपको बताऊंगी, बैंकिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक बार हम उसको या तो लिख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करते जाएंगे। ये जो वीडियो है ये बैंकिंग की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए काम आएगी। कोई भी कंपटीशन टेस्ट में बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे इंडियन इकोनॉमी है उसमें भी बैंकिंग का काफ़ी ज़्यादा पार्ट आ जाता है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके कवर होंगे, बैंकिंग के अंदर होंगे। अगर कोई जैसे यूजीसी नेट है तो उसके अंदर तो ये टॉपिक आपका आएगा ही, और आपके एस्थेट के अंदर भी है। कोई भी कॉम्पिटिशन टेस्ट है, अगर आप कॉमर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, एस्थेट की और स्क्रीनिंग की, किसी भी चीज़ की, तो सब में ये वाला टॉपिक आपका काम आएगा। देखिएगा आप, एक है जी हमारा यूनिट बैंकिंग जो मैंने करवा दिया आपको अभी, यूनिट बैंकिंग। एक होता है हमारा चेन बैंकिंग, एक होता है जी हमारा ब्रांच बैंकिंग, फिर है जी मिक्स्ड बैंकिंग, एक होता है हमारा होलसेल बैंकिंग, ऐसे ही एक होता है रिटेल बैंकिंग, एक होता है हमारा इसके अंदर ही कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। एक बार ये बैंकिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे और भी काफ़ी सारी बैंकिंग है, रूरल बैंकिंग है, सोशल बैंकिंग है, उसको मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगी। इस पार्ट के अंदर एक बार ये वाली बैंकिंग करेंगे हम लोग। तो यूनिट बैंकिंग हो गई हमारी। अब हम चेन बैंकिंग समझेंगे। चेन बैंकिंग क्या होती है?
चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग हमें समझ में आ रहा है कि चेन है, एक ग्रुप बना हुआ है, लेकिन वो ग्रुप कैसे? तो देखिएगा, एक एग्जांपल है, मान लीजिए जैसे ए है, ए नाम का एक बैंक है, ऐसे ही बी है, बी नाम का एक बैंक है, फिर सी है, सी नाम का एक बैंक है। अलग अलग बैंक है लेकिन स्मॉल स्केल पर है, स्मॉल स्केल पर इनका काम चलता है। ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल ही है। तो तीनों बैंक की, अगर मान लो एक पर्सन है जिसका नाम डी है, डी आ जाता है, तो डी कहता है कि भी अगर मैं इन तीनों बैंकों को एक्वायर करना चाहता हूं, तो तीनों बैंक की अगर कैपिटल 51% से ज्यादा, तीनों बैंक की, ए की भी, बी की भी, सी की भी, ए बी सी तीनों बैंकों की 51% से ज्यादा की अगर कैपिटल मैं एक्वायर कर लूं, तो ये तीनों के तीनों बैंक मेरे ही ग्रुप में आ जाएंगे। ये क्या बन जाएगी? एक चेन बन जाएगी। लेकिन ए का अपना क्राइटेरिया होगा काम करने का इंडिपेंडेंटली, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा। चार्टेड बैंक जिसको बोला जाता है, तीनों के तीनों चार्टेड बैंक होंगे और डी के अंडर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगी? इनकी एक चेन बन जाएगी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमारे भारत देश के अंदर भी यूनिट बैंक चेन बैंकिंग चलती है? हमारे देश में तो नहीं चलती। तो फिर कैसे, कहाँ ये वाली जो बैंकिंग है वो कहाँ चली थी जी? जर्मनी में चली थी। जर्मनी के अंदर कब? 1925 में। 1925 के अंदर जब महामंदी का काल आया, उस टाइम में ये बैंकिंग वहाँ पर थी। यूएसए के अंदर बात करेंगे तो यूएसए के अंदर इसमें बैन था। हाँ जी, तो जर्मनी के अंदर 1925 में ये बैंक बने थे। कौन से बैंक थे? सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 33 बैंक जो थे वो चेन बैंकिंग के अंदर मर्ज हो गए थे। तो अगर बात ये आ जाती है कि ये जो तीनों बैंक हैं, तीनों बैंक क्या 3 से कम भी हो सकते हैं या कितने ज़्यादा हो सकते हैं? तो बात करेंगे कि इसकी जो कंडीशन है उसके ये अंदर ये है कि मिनिमम 3 बैंक होने चाहिए। 3 बैंक कम से कम इस चेन के अंदर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई भी लिमिट नहीं है। तो चेन बैंकिंग क्या होगी? अगर बैंकों की कैपिटल को अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट है, पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्वायर कर लेती है 51% से ज़्यादा की कैपिटल, तो वो कौन से बैंक बन जाएंगे? वो चेन बैंक बन जाएंगे और चार्टेड बैंक के रूप में काम करेंगे। यानी कि उनकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस होगी, अपने अपने तरीके से वो काम करेंगे। तो चेन बैंकिंग हो गई है। हमारे इंडिया के अंदर चेन बैंकिंग नहीं चलती है। ठीक है जी, आगे करें अगला पार्ट। उसके बाद है ब्रांच बैंकिंग। अगर हम लोग अपने भारत देश की बात करते हैं, हमारे इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो बैंक हैं वो किसके अंडर काम करते हैं? आरबीआई के अंडर काम करते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे देश में जो बैंकिंग है वो चलती है। तो हमारे देश के अंदर जो आरबीआई एक्ट है 1934, उसका सेक्शन है 23rd जो सेक्शन है उसमें ब्रांच बैंकिंग के बारे में बताया हुआ है। ब्रांच बैंकिंग क्या हो गई? ब्रांच बैंकिंग का मतलब है कि एक ऐसा बैंक जिसका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस बढ़ता जा रहा है, वो बड़ा समूह बन गया। सपोज करते हैं एक छोटा सा बैंक है ये, अब ये बैंक स्टार्टिंग में तो छोटा ही होगा। एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई है, छोटा सा है, काफ़ी सारे इसकी एसोसिएशन बनती गई, जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होता गया। 1955 के अंदर ये नेशनलाइज हो गया। तो करते करते में इसने क्या किया, मान लो एक बार जैसे कि दिल्ली में काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब इसका काम इतना ज़्यादा बढ़ गया तो इसने क्या किया, बॉम्बे में भी अपनी ब्रांच बना ली। बॉम्बे में बनाई तो फिर कलकत्ता में भी बना ली, कलकत्ता में बनाई तो फिर उसके बाद चेन्नई में भी बना ली, चेन्नई में बना ली, फिर भी बात नहीं बनी। फिर अब क्या किया जाए, अलग अलग दिल्ली के अंदर भी कम से कम 100 ब्रांचेस बना ली, फिर बॉम्बे में बना ली 500 बना ली, कलकत्ता में बना ली 1000 बना ली, फिर चेन्नई के अंदर फिर 2000 बना ली, फिर भी बात नहीं बनी। फिर अलग अलग और ज़्यादा ब्रांचेस बनाई। तो इसका मतलब क्या है कि एक बैंक, अगर वही बैंक अपना एक ऑफिस किसी और शहर के अंदर अपनी एक ब्रांच, एक अपनी शाखा को खोलता है, तो उस तरह की बैंकिंग को क्या बोला जाता है? ब्रांच बैंकिंग बोला जाता है। ब्रांच बैंकिंग का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग शाखाएं हैं, पेड़ ये एक ही है,
पेड़ एक है लेकिन इसकी अलग अलग शाखाएं, अलग अलग ब्रांच अलग अलग खुली हुई है। और इसकी खासियत क्या है, कब होती है ये ब्रांच बैंकिंग, जब बिजनेस ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ इसका जो, मान लो बात करेंगे हम लोग SBI के अंदर, अगर मुझे कोई खाता खुलवाना है, मैं किसी भी शहर में किसी भी जगह जाऊंगी तो मुझे वहाँ पर उसी तरह के फॉर्म मिलेंगे। मान लो मैं बॉम्बे में गई और मैंने खाता खुलवा लिया, उसके बाद मैं दिल्ली में आ गई, दिल्ली में जाके मैं अपना वहाँ पे सारा काम करवा सकती हूँ, वही स्टेशनरी वही सब कुछ, मैं अपने पैसे वहाँ से निकलवा सकती हूँ, मैं पैसे जमा करवा सकती हूँ। तो ब्रांच बैंकिंग हो गई ये, ठीक है। ब्रांच बैंकिंग का मतलब क्या हो गया, एक बड़ा बैंक जिसकी अलग अलग जगह शाखाएं हैं लेकिन पेड़ एक ही है, यानी कि हेड ऑफिस उसका एक ही है, मेन जो हेड ऑफिस है वो उसका एक है और उसकी अलग अलग क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई। मेन हेड ऑफिस उसको डील करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको। उसके बाद अब हम करेंगे ब्रांच बैंकिंग। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर कौन सी बैंकिंग है, तो हमारे इंडिया के अंदर ब्रांच बैंकिंग ही है। हमारे RBI एक्ट के अंदर भी ब्रांच बैंकिंग के बारे में ही बताया गया है। उसके बाद एक बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो है मिक्स्ड बैंकिंग। मिक्स्ड बैंकिंग, मिक्स से समझ में ही आ रहा है कि भी अलग अलग तरह की जो क्वालिटी है उसको मिक्स कर दिया गया है। मान लो जैसे बात करेंगे कि बैंक जो है अलग अलग टाइप से काम करते हैं, जैसे कि कुछ बैंक हैं वो क्या करते हैं, वो सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ होते हैं इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक, जैसे कि हमारे IDBI है, सिडबी है। ये लोग क्या करते हैं कि जो हमारे जो इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया के अंदर उसकी डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल को, MSME को, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल बैंक हो गए। फिर ऐसे ही हमारे यहाँ पे सेविंग बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, फॉरेन बैंक भी हैं। तो अगर एक ही बैंक सेविंग का भी काम कर रहा है, वो इंडस्ट्री को भी लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो साथ के साथ फॉरेन बैंकिंग का भी काम करता है, तो उस बैंकिंग को क्या बोला जाएगा, यानी कि एक ही बैंक में सेविंग भी हो रही है, वो इंडस्ट्री को भी संभाल रहा है, वो एग्रीकल्चर को भी संभाल रहा है। मान लो कि भी एग्रीकल्चर जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड के भी लोन को वो प्रोवाइड करवाता है नाबार्ड के थ्रू, तो उन सब बैंकिंग को, उस बैंकिंग को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा मिक्स्ड बैंकिंग। मतलब क्या हो गया कि बात करेंगे जैसे कि HDFC है, HDFC। अब HDFC क्या करता है, सेविंग करता है, लोगों की सेविंग करता है, बिल्कुल, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, लोन भी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड भी देता है, क्रेडिट कार्ड भी देता है, साथ के साथ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, हाँ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, और भी म्यूचुअल फंड के अंदर भी काम करता है, यानी कि मर्चेंट बैंकिंग का भी काम करता है वो तो बहुत सारे काम करता है। अगर वो बहुत सारे काम करता है एक बैंक, तो इट मीन्स क्या हो गया कि वो मिक्स्ड बैंकिंग है। मिक्स्ड बैंकिंग के अंदर मर्चेंट बैंकिंग का भी काम कर रहा है, वो इंडस्ट्रियल बैंकिंग का भी काम कर रहा है, वो सेविंग भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरह भी यूज हो रहा है। तो वो बैंक कौन सा हो गया जी, मिक्स्ड बैंकिंग का काम करता है, जो मिक्स्ड बैंकिंग को वो यूज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, एक टॉपिक और भी है साथ के साथ ही, एक है जी आपका होलसेल बैंकिंग। बात करेंगे होलसेल बैंकिंग की। होलसेल को हम अगर वैसे जनरली समझे तो होलसेल समझ में आता है कि थोक का काम करने वाला, भी थोक का विक्रेता होता है जो थोक के भाव में सारा सामान बेच देता है। तो क्या होलसेल बैंकिंग में भी थोक के भाव कुछ होता तो वैसा ही है, शब्दों से मीनिंग जो वर्ड लग रहा है वो तो ऐसा ही लग रहा है कि भी होलसेल है। तो कैसे करेंगे इसको, देखते हैं कि होलसेल बैंकिंग, जैसे सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एज ए रिलायंस की ही बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी अभी तो है रिलायंस के अंदर लगभग मान लेते हैं 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं, और बैंक के अंदर खाता उनका अलग अलग एम्प्लॉयज़ का अलग अलग अकाउंट में सैलरी वैलरी जा रही है, सब कुछ है। अब HDFC ने देखा कि 50,000 एम्प्लॉयज़ एक जगह पर ही हैं, तो HDFC ने क्या ऑफर दिया, कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, बोले जी 50,000 है, खाता कहाँ पर है, बोले जी सबका अलग अलग है,
तो क्या करें अगर हम इन सब का अकाउंट एक बार में ही खोल दें हमारे बैंक के अंदर, तो आप एकदम से ही सैलरी उनको इकट्ठी प्रोवाइड कर दोगे, हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको क्या करेंगे, लोन दे देंगे। अब हम तो आपको लोन दे देंगे और आप हमें क्या दे दो जी, आपके जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका खाता दे दो और वो सैलरी अकाउंट जो है वो हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक बार में अगर एक बैंक के अंदर मान लो पूरे दिन के अंदर 1000 अकाउंट खुलते हैं, एक एक कस्टमर आता है अपना अकाउंट खुलवा के चला जाता है, और एक ही दिन में अगर 50,000 अकाउंट ओपन हो जाते हैं तो होलसेल में हो गई ना। तो ऐसे ही मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई कॉलेज है, अगर उसके सबके एम्प्लॉयज़ का एकदम से खाता जब खोला जाता है, एक ही यूनिट, एक ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट एक बार में खोला जाता है, तो उन सबको क्या बोला जाता है, होलसेल बैंकिंग। होलसेल के अंदर ही अकाउंट ओपन हो रहे हैं, होलसेल के अंदर ही जो बैंक है अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को। तो जब एक बैंक अपनी बहुत सारी सर्विस को एक साथ सप्लाई करता है, उनको प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जी होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब एक और कर लेते हैं हम लोग, रिटेल बैंकिंग। कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग हम अगले टॉपिक में करवाएंगे, एक बार मैं आपको रिटेल बैंकिंग तक करा देती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग खुद भी नहीं देखोगे, आप कहोगे भाई ये तो बात बनी नहीं, बस थोड़ी सी वीडियो देख के आप लोग छोड़ देते हो फिर उसको। इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक में आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाती है कि आप लोग सब पूरा का पूरा टॉपिक देखो और आपको उसका बेनिफिट मिले। रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग होलसेल का अपोजिट ही है, हमें बात समझ में आ रही है सीधी की सीधी कि रिटेल जैसे होलसेल बैंकिंग थी उसके अंदर क्या था कि भी हर एम्प्लॉय का एकदम से अकाउंट खुल गया। एक इंडस्ट्री के अंदर मान लो 500 एम्प्लॉय है तो 500 एम्प्लॉयज़ का इकट्ठा खाता खुला, बैंक ने सबको सर्विस इकट्ठी दे दी, एक बार में ही सैलरी चली गई सबकी। तो इस तरह की सर्विस में क्या होता है, होलसेल सर्विस। तो रिटेल बैंकिंग उसका अपोजिट है। रिटेल बैंकिंग के अंदर क्या है कि बैंक का जो काम होता है वो स्मॉल लेवल पर होता है। स्मॉल लेवल पे नॉर्मली जितने भी जो बैंक हैं वो होलसेल बैंकिंग भी करते हैं और रिटेल बैंकिंग भी करते हैं। मतलब अगर कोई कस्टमर 1 बाय 1 आ रहा है, अकाउंट ओपन कर रहा है, उसको सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वो रिटेल बैंकिंग हो गई। अगर इसका अपोजिट एक साथ सभी एम्प्लॉयज़ को सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, सबका अकाउंट इकट्ठा ओपन किया जा रहा है, तो वो होलसेल बैंकिंग हो गई। यानी कि होलसेल बैंकिंग का डायरेक्ट अपोजिट जो है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिटेल बैंकिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ मेन तो इसके अंदर यही आएगा कि स्मॉल स्केल जो है, स्मॉल स्केल के अंदर जो भी काम किया जाता है, स्मॉल स्केल के जो बैंक हैं जो नॉर्मली रेगुलर मोड के अंदर काम किया जाता है, तो वो स्मॉल स्केल में ही किया जाता है, तो वो क्या होगा, रिटेल बैंकिंग हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या करवाया, क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी। यूनिट बैंकिंग जिसके अंदर एक ही बैंक होता है, उसकी कोई और ब्रांच नहीं होती, एक ही यूनिट है, एक ही तरह का नाम आप कहीं और नहीं पाएंगे, ना ही उस तरह की जो फैसिलिटी है वो आपको मिलेगी। दूसरा है चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग के अंदर कम से कम 3 बैंक, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिट अगर 3 बैंकों को की 51% से ज़्यादा की कैपिटल को एक्वायर कर लेती है, अपने पास ले लेती है, उसको परचेज कर लेती है, तो वो बैंकिंग कौन सी हो जाएगी, चेन बैंकिंग। और चेन बैंकिंग के अंदर मिनिमम 3 बैंक है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद है ब्रांच बैंकिंग। हमारे इंडिया के अंदर ब्रांच बैंकिंग का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा चलता है। हमारे यहाँ पे जितने भी बैंक हैं सब लगभग उन सभी बैंकों की ब्रांचेज हैं। लगभग आपने देखा होगा HDFC है, ICICI है, कोटक महिंद्रा है, इंडसलैंड बैंक है, ऑल ओवर इंडिया में इनकी सबकी ब्रांचेज आपको मिलेंगी, तो ब्रांच बैंकिंग हो गई। फिर उसके बाद है मिक्स्ड बैंकिंग। मिक्स बैंकिंग के अंदर में ऐसा बैंक जिसके अंदर सभी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कि लोन भी प्रोवाइड हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, सेविंग
बैंकिंग भी हो रही है और साथ के साथ मतलब कि फॉरेन बैंकिंग भी हो रही है, इंडस्ट्रियल बैंकिंग भी हो रही है, तो वो सब बैंकिंग का जो मिक्स हो गया, सभी मिला जुला सा रूप है, तो वो कौन सी बैंकिंग हो जाएगी? होलसेल बैंकिंग। आज मैंने आपको टाइप ऑफ बैंकिंग बताई है, टाइप ऑफ बैंक नहीं बताया, वो टॉपिक मैं आपको अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी। फिर उसके बाद है होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग एक बल्क के अंदर जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो होलसेल बैंकिंग है। उसका जस्ट अपोजिट हो गया रिटेल बैंकिंग, यानी रेगुलर मोड में 1 बाय 1 कस्टमर आते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, उनका अकाउंट ओपन होता है रिटेल के अंदर, यानी कि 1 बाय 1, तो वो क्या हो जाएगा? रिटेल बैंकिंग हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।